तो मेरा चुनाव चिन्ह तो कमल का फूल है। हम सब उसी प्रेरणा से काम करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे। मेरे चारों तरफ आप जमीन देखते हो, 20 एकड़ जमीन यहाँ पर मौसम भूमि है। ये हमारी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जो खाली हो जाएगी। इस जगह पर मेरी अपनी योजना है और मेरा नेतृत्व मुझे टिकट देता है, मैं बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में, जो कि पावर्ड बाय सुशील पंडित टॉक्स है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और व्यापारी भी हैं, समाजसेवी भी हैं और वर्तमान में गेल इंडिया के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद है चौधरी शेर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार सुशील जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो की वो कब की और किस प्रेरणा से की? मेरा पॉलिटिकल करियर 1992 में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था और उससे पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 25 जुलाई 1983 को पहली बार मैंने शाखा के माध्यम से जुड़ा। विद्यालय में मेरा जो संपर्क था वो संघ कुछ लोगों से आया, उनके साथ चलते चलते मैं लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद से जुड़कर काम किया। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजनाओं के साथ उनके साथ काम करना शुरू किया और 1992 में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के नाते अपने इस गांव में आया। इस कस्बे से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। लगातार चलते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का अपने जिले का महामंत्री बना, भिन्न भिन्न मोर्चों में काम करते हुए प्रदेश कमेटी का मेंबर युवा मोर्चा में बना। इसी प्रकार से चलते हुए मैं भाजपा को अपने कैरियर में लेता हुआ मेरा मन बना कि जैसे संघ के स्वयंसेवक प्रचारक योजना से काम करते हैं, मैं भी प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के नाते 2005 में बाहर निकला। दिल्ली में मेरी शुरुआत पहले विभाग संगठन मंत्री के नाते रही। उसके बाद में घूमता हुआ भिन्न भिन्न स्टेटों में पूर्णकालिक योजना में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 15 वर्ष मैंने 7 प्रदेशों में काम किया जी। उसके बाद मेरा मनोनयन भारत सरकार में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में हो गया 2 साल पूर्व और अभी लगातार जारी है, 1 साल का समय उसमें है। इसी बीच में सामाजिक संगठन एक अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा मैंने अपने समाज के उसमें काम करने के लिए उसका भी मैं राष्ट्रीय महासचिव के नाते जिम्मेदारी लिया हूँ और उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ मेरा प्रदेश की कमेटी के साथ 2 बार से मैं सदस्य के नाते काम कर रहा हूँ। ये मेरा राजनीतिक सामाजिक करियर है। बीच के चुनावों में गांव में अपने गांव से ग्राम प्रधान रहना, कोऑपरेटिव मूवमेंट में चलते हुए कोऑपरेटिव का चेयरमैन, संघ का बनना, भिन्न भिन्न आयामों में अपने आप को जोड़ते हुए मैं इस राजनीतिक सफर में हूँ। बात की जाए आपके पॉलिटिकल करियर की तो काफ़ी लंबा आपका पॉलिटिकल करियर है और आपने काफ़ी समय भाजपा को दिया और भाजपा ने भी आपको बहुत कुछ दिया। वर्तमान में बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव है और जो पहली लिस्ट आई है 195 लोगों की, उसमें काफ़ी लोगों को टिकट भी बदला गया है और आप चूँकि एक वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जाटों का जो रुख था वो भाजपा के खिलाफ था। आप एक जाट नेता हैं, अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं आप। तो क्या लगता है कि अगर पार्टी आपको इस बार मौका देती है जाटों को साधने के लिए और अलीगढ़ में आपको कार्य करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिवेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे संस्कार संकल्प के साथ जो हमारा माननीय नेता है उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम सब कार्यकर्ता इस तरह के ही कार्यकर्ता है। जो संगठन तय करता है हम उस दिशा में चलते हैं। मेरे जहाँ तक राजनीतिक करियर का प्रश्न है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में वर्तमान में मुझे जाट समाज की ओर से प्रत्याशी बनाने का प्रयास करती है, मुझे कोई जिम्मेदारी पार्टी देती है, तो मेरा चुनाव चिन्ह तो कमल का फूल है। हम सब उसी प्रेरणा से काम करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो मेरा राजनीतिक करियर अलीगढ़ जनपद के साथ है तो 5 विधानसभा में मैं कोई नया कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं लंबे समय से इस पार्टी के साथ गाँव गाँव घर घर जाकर लोगों के साथ में काम किया हूँ। अभी जैसा मेरे नाम के साथ जुड़ा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे सकती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पर विश्वास करते हुए मेरे नेता और मेरा नेतृत्व मुझे टिकट देता है तो मैं बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ और हम कार्यकर्ता पर ही विश्वास करते हैं। और आज हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत भी 19-20 अगर कहीं है, पहली बार देखा जाता है
तो वो कार्यकर्ता कभी भी अपने स्थान से बदलता नहीं है, कार्यकर्ता तो वहीं रहता है। जहाँ तक आने जाने वाले और लोग अन्य दलों से लोग आ रहे हैं, माननीय नेतृत्व तो हमारा तय करता है, कोई व्यवस्था परिस्थितियाँ नहीं होंगी उनके साथ लाकर, तो उनका भी हम सम्मान करते हैं। जो भी दल से व्यक्ति हमारे परिवार में आगे जुड़ते हैं उनका सम्मान करते हैं, और पार्टी अगर हम पर विश्वास करेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और कमल के फूल पर दूसरे किसी को भी अगर चुनाव में मैदान में भेजेंगे तो हम उसका साथ देकर उसके साथ काम करेंगे। मतलब आपको पार्टी अगर मौका नहीं भी देती है तब भी आप कमल के फूल के साथ हैं, बहुत बड़ी बात तो है। पार्टी ने मौका दिया ना, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इतने दिन से लेकर आज तक हम इस पार्टी परिवार में काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए मौका है। हम भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कहीं एक पेट्रोलियम मंत्रालय में बैठे हैं तो हमारे काम के आधार पर है, और हम काम के आधार पर अपने आप को टिकट मांगने के लिए और नेता बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए टिकट प्रथम नहीं है। टिकट मिलना, एमएलए एमपी बनना, लोग बनेंगे बनाएंगे, हम तो एमएलए एमपी बनाने वाली श्रेणी में रहे हैं। मैं स्वयं अपने आज के जो माननीय स्तर पर नेता हमारे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे को सौभाग्य थे, जेपी नड्डा जी का मैं 2007 में उनके जिले का चुनाव इंचार्ज था, और उनका चुनाव कराने का मुझे मौका मिला जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे। आज भी जो 2-3-4 मंत्री सरकार में हैं, पंकज चौधरी जी का मैं चुनाव इंचार्ज था, राजकुमार चाहर जी आज प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़े, मैं उनका चुनाव इंचार्ज था। बेबी रानी मौर्य समेत तमाम लोग, पूरा 2 लोकसभा का मैं विधानसभा का चुनाव पिछला कराया हूँ। लगभग 7 प्रदेशों में मैं चुनावी योजना में काम करता रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ गया हूँ चुनाव में, दिल्ली में मैंने 6 लोकसभा क्षेत्रों में काम किया हुआ है। जब भी जहाँ मैं चुनाव में गया हूँ, मेरी जीत जो है वो 99% जीत मेरे अपने प्रयास और विश्वास के साथ हुई है। 1% मैंने परमात्मा को छोड़ा है। परमात्मा ने कहीं पर भी, बहुत कम ऐसी जगह जहाँ पर मेरे को हार का मौका मिला, लेकिन मैंने हारी हुई सीटों को जिताने का काम भी किया है। पॉलिटिकल परिवेश में मैं आपसे जल्द ही 2-3 सवाल करके इसको अगले कार्यक्रम को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इस बार इंडी गठबंधन भी है और काफ़ी अखिलेश यादव भी हैं, सब लोग हैं, और भाजपा ने भी प्रयास किया कि काफ़ी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जोड़ा जा सके। तो चुनावी जो मुद्दा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टक्कर जो है आमने सामने की होगी। देखिए, आमने सामने का तो विषय ही नहीं है, यहाँ तो सब साफ है, कुछ भी बचा ही नहीं है। जिसको थोड़ा सा भी राजनीति में जिंदा रहने का अपना शौक है, वो लौट कर भाजपा के कदमों में आ रहे हैं। और भाजपा तो गंगा मैया जैसी वतरनी है, जो भी आता है वो पार शुद्ध होकर अपने यहाँ चला जाता है। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि जो है ये वॉशिंग मशीन है, जिन लोगों ने पाप किया, खराब काम किए, करप्शन किया या गुंडागर्दी की, भाजपा में शरण में लेते ही तुरंत साफ सुथरे हो जाते हैं। इस बारे में उनके लिए यही कहूँगा कि जिसकी जैसी भावना रहती है वो वैसा सोचता है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हमको लगता है कि वो अच्छा व्यक्ति था, खराब जगह पर मौजूद था, वहाँ खराबी उसको लग रही थी, उसका वहाँ पर कोई स्थान नहीं बनना और बच रहा था, तो उसने सोचा कि मैं कहीं एक जगह अन्य जगह जाकर स्थान ढूंढूं। तो उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने आप में ठीक है, तो वो हमारे पास आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको स्थान भी देते हैं, और उससे हमारी चीज़ आगे बढ़ रही है। चुनावी समय में काफ़ी विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, बड़े बड़े लीडर्स की उठापटक होती है, और एक दूसरे पार्टी में विलय भी होता है, एंट्री भी होती है, स्वागत भी होता है। तो क्या भाजपा के पास मूल कार्यकर्ता की इतनी कमी है कि बाहर से आए व्यक्ति को डायरेक्ट जो है टिकट दे देना, डायरेक्ट जो है उनको पद दे देना, पूरा सम्मान दे देना? कल तक वो चोर थे, बेईमान थे, कल तक वो भाजपा को गाली दिया करते थे, मोदी जी को गाली दिया करते थे। तो ऐसी क्या आन पड़ी है कि मूल कार्यकर्ता जो है कम पड़ गए कि जो है गाली देने वालों को बुला बुला के सम्मान दो? गाली देने वालों को सम्मान देने का विषय सुशील जी नहीं है। विषय ये है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो मूल का कार्यकर्ता है, वो इतना धैर्यवान है, वो इतना त्यागी है कि वो हर अपने पार्टी के नेतृत्व को स्वयं से स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करता है कि जो हमारा नेतृत्व निर्णय कर रहा होगा तो ठीक ही कर रहा होगा। इसलिए हम उस निर्णय के साथ जुड़कर खड़े हो जाते हैं। और हमारे नेतृत्व को पता है कि हम अगर किसी दूसरे को लाएंगे तो वहां से कम होगा, हमारे आएगा तो कुछ अपना लेकर आएगा, और हमारा कार्यकर्ता उसके साथ बगावत नहीं करता। आपने देखा होगा, आप पहली बार देख रहे होंगे, पूरे देश भर में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो आज तक कभी सीधा डाइवर्जन उस पार्टी का नहीं हुआ, उसका आ ई उ का पा नाम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और हम लगातार 2 से चले हैं। हम कोई ऐसे नहीं कि आज ही आकर पैदा हो गए, कि हम आज पैदा हुए और आज कल हम खत्म हो जाएंगे। हम 2 सीट से चले थे। आज जिस संख्या पर हम जा रहे हैं और जो हमारे नेतृत्व ने संख्या दी है, मैं तो साधुवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने जनता के बल पर और हम जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर ही तो तय किया है कि मैं 400 का पार करूंगा नारा जी। वो कार्यकर्ता पर, जनता पर, अपने काम पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनका हिम्मत है कि उन्होंने तय कर दिया सबके सामने कि अब की बार 400 पार।
400 पार तो होगा। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता काफी साहसी भी है और धैर्यवान भी है? तो बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अंदर खाने नाराज रहते हैं कि भाई बाहरी लोगों को जिनके खिलाफ हम जीवन भर लड़े, जिन समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ जीवन भर लड़े, हमारा मतलब दुश्मनी भी हो गई, सारे काम हो गए, केस मुकदमे हो गए, और उनको पूछे बिना, उनको दरकिनार करते हुए पार्टी सीधे वॉशिंग मशीन में ले आती है और तुरंत आगे। वॉशिंग मशीन में नहीं ले आती। यहाँ मेरा फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वॉशिंग मशीन नहीं है। वो अपने आप पर अपने विश्वास को छोड़ते हुए, अपने नेतृत्व के विश्वास को खत्म करते हुए हमें विश्वास जता रहे हैं, हम उनको अपने स्थान पर लाके खड़ा कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता कहा जाएगा इसने जीवन भर लड़ाई लड़ी अपने विपक्षी के साथ, और आज वो उससे बड़े पद पे बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका मान सम्मान खराब नहीं हुआ? कार्यकर्ता के लिए मान सम्मान और पद तो कुछ है ही नहीं। जो भी मेरा यहाँ स्पष्ट आपसे कहना है कि जो अपने मान सम्मान की चिंता करता है, अपने मान सम्मान को प्रथम रखता है, राष्ट्र को, राष्ट्र की व्यवस्था को द्वितीय रखता है, वो नेता हो ही नहीं सकता, कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। कार्यकर्ता वही होगा जो अपने नेतृत्व का 100% जो निर्णय परिवार में होता था ना, पिताजी ने जो कहा बच्चों ने माना। जिन पिताजी के बच्चों ने अपनी बातों को माना है, परिवार को, उनके परिवार आगे बढ़े हैं, देर तक चले हैं, स्थायी रहे हैं। और जिन पिता के बच्चों ने उनकी बात को नहीं माना, वो बच्चे कहीं ना कहीं जाकर गिरे हैं। आज उसी का कारण है कि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमको बीच में नहीं बढ़ रहे हैं, हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम आगे भी बढ़ेंगे। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हम जो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारी जो पंच निष्ठाएं थी, हमारा जो 3 प्रण हमने लेके चले थे, आज आप स्वयं से देखिए कि हमारा जो 10 वर्ष का शासनकाल है, मैं अपने 10 वर्ष के शासन को गिनना हूं, जब हम 16 वर्ष के शासन वाले भी हैं। पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे माननीय नेता दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे बाद में जो केवल 10 साल का हमारे मोदी जी का समय है, अब उठाकर देखें ना, राम मंदिर बनेगा, हमारा संकल्प था राम मंदिर बनना चाहिए। आज भव्य राम मंदिर बन गया ना, सबने आंख से देख लिया ना। और उसके साथ जुड़ी हुई मथुरा काशी, काशी का आपने पता ही नहीं चला लोगों को, काशी का कब मंदिर बन गया। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, सबका डेवलपमेंट हो गया एक राम मंदिर के साथ। जितनी भी हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा है, वो हमारी मोदी जी का पूरी हो गई। जो लोग दूसरे दलों से आए थे, जिन्होंने हमारे टिकट लिया था, हमारे MP बने थे, हमारे मंत्री बने हैं, उन्होंने वोट किसको किया? प्रधानमंत्री जी को किया। हम जब हमारा नेतृत्व और नेता हमारा ठीक है तो हमारे काम पूरे होंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना था, हमने 35 से भी साथ में हटाया। हमारे गृह मंत्री जी का ताकत देखिए, उन्होंने कहा ना कि तिल भर पत्ता नहीं हिलने दूंगा। पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा सौभाग्य है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 2 लाख मुस्लिम भाइयों के बीच में वहां पर तिरंगा लेकर, वहां पर केसरिया पटका लेकर जो कल की सभा जम्मू कश्मीर में हुई है, उससे विश्वास जगता है कि हमारा ये काम पूरा हुआ है। इसी तरह समान नागरिक संघ था, आप उत्तराखंड में देखिए, मैं पुष्कर धामी जी का चुनाव में इंचार्ज रहा हूँ, 2006 में पहली बार गया, उनके जिले का इंचार्ज था, तो वो विधायक नहीं बने थे, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने कानून लागू कर दिया जी। आज इच्छा शक्ति है काम करने की, इसलिए हम कर सकते हैं। और अभी हम 100% समान नागरिक संहिता को, हमारे नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम वो पूरा करेंगे। हमारे 3 ही तो वादे थे, तीनों हमने पूरे कर दिए। और आज जिधर जाके आप कहीं भी देखिए, भारत का नाम बहुत बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, भारत को बहुत इज्जत से देखा जाता है। और भारत राष्ट्र हमारी आत्मा है, और मेरी राष्ट्र की आत्मा का अगर सम्मान बढ़ रहा है तो मेरा तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। आखिरी में पॉलिटिकल सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद दूसरे विषय पे आएंगे। अब की बार आपके हिसाब से भाजपा गठबंधन कितने के पार? भाजपा गठबंधन 400 पार है। हम नेतृत्व के कहे शब्दों को इसलिए विश्वास करते हैं कि उनका अनुभव है, उनकी वर्किंग है। एक सीट पर आज लोग अपनी टिकटें घोषित नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने एक झटके में पहली बार, जब हम पहले बहुत लेट हमारे नेतृत्व घोषित करते थे, हम 195 सीट हमने यूं जारी कर दी, कहीं पर कोई किसी प्रकार की बगावत नहीं, कोई किसी प्रकार का विषय नहीं जी। ये हमारे नेतृत्व का ही कमाल है। सीट भी बदल गई तो भी लोगों को दिक्कत नहीं है, कोई आए, सब लोग बनने वाले हैं। आगे बढ़ते आपके व्यक्तिगत जीवन में तो हमने यहाँ सर्वे किया, हमें जानकारी भी मिली कि आपने काफ़ी सारे सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रखा है, और प्लस व्यापार की दृष्टि से भी छोटे मोटे कार्य कर रखे हैं। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, और हम ये इस इंटरव्यू के साथ बात जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि उन जगहों का सब जगह एक बार हम चले, हमारी टीम चले और उनको देखें। मैंने अपने व्यापारिक दृष्टि से पहली बार मैं जब आया अपने व्यापार के साथ, तो मैंने टेंट हाउस का काम अपना अलीगढ़ से शुरू किया था। बीच कालखंड में पॉलिटिकल होते होते 96 में मैंने टेंट हाउस के काम को अपने भाई को ट्रांसफर किया। मैं स्वरोजगार से स्वावलंबन योजना का कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि नौकरी हमको नहीं ढूंढनी चाहिए, हमको व्यापार करना चाहिए और हमको नौकरी देने वाला बनना चाहिए जी। उस कड़ी में मैं जब चलाऊँ तो आज आप जिस फार्म में देखेंगे इसको, और आप आए हैं यहाँ पर, ये फार्म हाउस मेरा 2003 से तैयार हुआ
और आज मेरा भाई मेरे पारिवारिक व्यापार को जब मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छे ढंग से उसको रन कर पा रहा है। मैं अगर नौकरी कर रहा होता कहीं पर तो शायद मैं अपने भाई को रोजगार और नौकरी देने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन आज मैंने बड़ा व्यापार उसको दिया है। 10-12 आदमी उसके साथ हर समय काम करते हैं, उनको रोजगार परिवार में मिलता है। तो ये मेरा व्यापारिक दृष्टि से काम हुआ है। इसी तरह मैंने एक अपने ग्रामीण क्षेत्र में, मैं ग्रामीण शिक्षा का, मैं शिक्षक का पुत्र, मेरे पिताजी शिक्षक रिटायर हुए, उस कारण मैंने अपनी शिक्षा को बेस बनाया। तो मैंने सबसे पहला विद्यालय सन 2000 में अपनी दादी जी के गांव में, जिस गांव से मेरी दादी जी आई थी, उस गांव में मैंने वहाँ पर एक धर्मवीर सिंह आदर्श हाई स्कूल करके वहाँ पर एक गवर्नमेंट की योजना का विद्यालय था, उसको मैंने वहाँ पर स्थापित किया है। जब चलेंगे उसको देखेंगे। कक्षा 1 से 10 तक के ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर हम वहाँ पर काम करते हैं। इसी प्रकार से बीच के कालखंड में मुझे 5 वर्ष पूर्व में मेरे जट्टारी कस्बे में मेरा पहला सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करता था, जिसको 1 से 5 तक की मान्यता थी। और वो मेरे समय में ही मैंने अपने बेटे का एडमिशन करके उस विद्यालय को शुरू किया था। वो विद्यालय कुछ खराब हालत में रहा, देर तक नहीं खड़ा हो पाया। अभी जब मैं उसमें आया तो मैंने उसको 5 वर्ष में 1 से 8 तक कर दिया है, जो कक्षा उसमें बढ़ाई है। भवन निर्माण में लगभग 70 लाख रुपए हमने सामान्य समाज से चंदा करके उसका डेवलपमेंट किया है। और अब आज वो भवन एक अपने आप में बहुत सुंदर व्यवस्था में, आप जब देखेंगे उसको तो आपको लगेगा बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसी प्रकार से मेरा एक पिताजी का जो इंटर कॉलेज था, जिसमें मैं, जिस गाँव में मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा, जहाँ से मैंने इंटर किया, मेरे को एक गुरुजी पढ़ाते थे। उन गुरुजी के परिवार में कोई बालक नहीं था और उनसे हमने प्रयास करके, उनकी लगभग 1.5 एकड़ जमीन है और कुछ बना हुआ भवन 5-6 कमरों का, उनसे हमने विद्यालय को सरस्वती विद्या मंदिर के नाम पर उनसे दान करवाया था। बीते कालखंड में 3 साल पहले उनका शरीर पूरा हो गया। वो विद्यालय भी बंद हो गया था उनके कारण। अभी इस विद्यालय के बढ़ोतरी के कारण मेरे संगठन ने मेरे पर विश्वास जताया, विद्या भारती के माननीय अधिकारियों ने मुझे उस दूसरे विद्यालय का भी प्रबंधक बनाया। 1 साल पहले मैं उस विद्यालय में प्रबंधक बना हूँ। मैंने लगभग उस विद्यालय में 50 लाख रुपया डेवलपमेंट में अपने आप में लगाकर और वहीं पर एक मंदिर और बच्चों के लिए खेलने कूदने की ऐसी व्यवस्था पर उस विद्यालय में खड़ा किया। ये मेरा विद्यालय के प्रति मेरी व्यवस्था है। इसी प्रकार से मेरे गुरुजी है, जिस गांव में मैं कक्षा 1 से 5 तक जहाँ पढ़ा, जिस संत गुरुजी ने मुझे वहाँ पढ़ाया, उस गांव को भी मैंने गोद लिया है। मैंने ये ऐसे लगभग 10-12 गांव गोद लिए हैं, जो जिनसे मेरे परिवार में मेरी माँ जिस गांव से आई है, मेरी दादी जिस गांव से आई थी, मेरी पत्नी जिस गांव से आई है, मैं हाई स्कूल में पढ़ा जहाँ मेरे पिताजी ने पढ़ाया, मेरे बेटे की पत्नी जिस गांव से आई है, मेरे भाई की पत्नी जिस गांव से आई है, मैं उन गाँवों का विकास अपने समान रूप से करना चाहता हूँ। मेरा जो जीवन है वो केवल गाँव के लिए है, इसलिए मैंने ये मैरिज होम भी गाँव में आके बनाया, छोटे कस्बे में, यहाँ से जो गाँव के लोगों को अच्छा यहाँ पर व्यवस्था मिल सके वो मैंने यहाँ पर किया। इसी प्रकार मेरा प्रॉपर्टी बिजनेस में मैंने अपने बच्चों को डाला। मेरा भतीजा है, वो संघ में काम करता है, 2 वर्ष है, मैं स्वयं 2 वर्ष हूँ, संघ का 2 वर्ष शिक्षण मेरा रहा है, उनकाली योजना का लंबा समय मेरा रहा है। तो मेरा भतीजा भी, मैंने उसको सूरज 2 साल उसको 2 वर्ष मैंने करा दिया है और अभी वो सहज ला कार्यवाह के नाते संगठन का काम देखता है। तो परिवार व्यापार भी देखता है और संघ के साथ भी जुड़ा है। सात्विक व्यवस्था से काम करते हुए मेरे बच्चे सब सेटल्ड है, अपनी अपनी नौकरी, काम, व्यापार में सब अपने अपने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि इस सारे सिस्टम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रेरणा है, जैसे लोगों में मेरा उठना बैठना हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे सामने डॉक्टर हेडगेवार जी हैं, भारत माता है, सामने हमारे गुरु जी हैं, ऐसे इनके जीवन आदर्शों को मैंने पढ़ा है। और जब उन जीवन आदर्शों को हमने पढ़ा है तो हमने अपने ऊपर भी लिया है और आज तक हम और हमारा परिवार पूर्ण सात्विक रहते हुए अपने कोई हमारे जीवन में आज तक हमारे खिलाफ किसी थाने में FIR दर्ज नहीं है। राजनीतिक नेताओं को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ थाने में रिपोर्टें हो जाती है। हम किसी थाने में आज तक FIR कराने भी नहीं जाते। कहीं हमारा पारिवारिक सामाजिक लोगों में आपस में कहीं झगड़ा हो जाता है तो हम उसको शौक मानते हैं, हम उनके बीच में जाते हैं, उन दोनों को बैठ के सुलह कराते हैं। 100% कोशिश होती है कि FIR नहीं होनी चाहिए। कोई समय खराब आया था, उन दोनों में झगड़ा हो गया तो निपटाने वाला काम हम लोग करते हैं, पार्टी बंदे काम में तुरंत नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे समाज का निर्माण कर रहा है, उसी निर्माण से हम भी निकले हैं और हमने इन सारे स्थानों को एक भव्य दिव्य तरीके से अपने चलते हुए हमने इसको खड़ा किया। एक एक करके हमारी टीम प्रयास करेगी कि सभी पटलों पर चले और मौके पर देखे कि किस तरह का विकास कार्य और सामाजिक कार्य हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले। ये फार्म जो मैंने अभी बनाया है, यहाँ से व्यापार का पूरा केंद्र है, उसको आप एक बार देखेंगे, उसके बाद हम आश्रम चलेंगे गुरु जी के, वहाँ से आपको गुरु जी का दर्शन कराएंगे। मेरे गुरु जी 92 साल के हैं। आज भी जिस स्थान पर जंगल में वो रहते हैं वहाँ रसोई नहीं है। पूरे जीवन उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े से अपना जीवन चलाया है। वो सिद्ध पुरुष है, भगवान जी का स्थान है। भोजन कोई उन्होंने दे जाता है तो कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं तो कोई खिला देता है। रसोई उन्होंने नहीं बनाई है और जीवन उन्होंने संकल्पित किया है। पूरे जीवन में अपना शादी परिवार नहीं था, एक नौकरी करते थे, छोड़ दी थी। मेरे गांव में पहली बार आए थे, वो गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाते थे
और मैं ऐसे संत के मतलब मेरे तो जीवन में मेरे लिए प्रेरणा है वो। आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा एक दिव्य संत पुरुष हमारे बीच में है। गाँव में झाड़ू लगाते थे, नाली साफ करते थे, बच्चों को ये प्रेरणा देते थे और उसी गाँव में मांग कर उसी गाँव में सो जाते थे। और पेड़ ये चलते आपको अब दिखाते हैं हम चौधरी गार्डन, जो कि जट्टारी में इस वक्त हम मौजूद हैं। पूरे परिसर को दिखाएंगे और किस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ व्यापार हो रहा है, उसको भी दिखाया जाएगा। ये हमने यहाँ पर थोड़ा एक हर तरह से अच्छा सोचकर हमने किया है। मेरा व्यापारिक अपना सोच है कि हम लोग यहाँ जैसे फेरे होते हैं बेटी के, और उन्होंने सोने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था, ऊपर तक ये सारी व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए है। और जब लोग यहाँ आते हैं तो हम बहुत मिनिमम पैसे में इसका चार्ज जो है वो हम कम लेते हैं, गांव के हिसाब से लेते हैं, जैसे गांव के लोगों को सहज हो जाए। और हमारे गांव आसपास की जो बेटियां हैं, जो हम बड़े घरों में शादी करने जाते हैं और जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो उनको लगता है पता नहीं गाँव में जा रहे होंगे क्या होगा। लेकिन जब वो बेटे वाला यहाँ आते हैं परिवार और वो यहाँ से शादी करके जाते हैं और वो हमसे पूछते हैं जी कितने पैसे लेते हो जी, तो हम आज भी ये पूरे सारे सेटअप का मिलाकर देखें तो 1 लाख रुपया कुल लेते हैं। इसमें पूरा कपड़े का डेकोरेशन, बिजली का डेकोरेशन, जनरेटर, फर्नीचर, हलवाई वारदाना, हलवाई का सारा काम, ये पूरा सेटअप जो बाहर जाके देखेंगे तो 3-4 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा जी। हमको एक संतोष होता है कि हमने आसपास के अपने गांव के लोगों के लिए, अपने गांव की बेटियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी है, जो कम पैसे में अच्छी व्यवस्था है। हमारे गाँव का आसपास का नाम रोशन होता है। ये हमारा पार्किंग फील्ड है जिसमें हमने यहाँ पर पार्किंग बनाई है। ये हम लोग इधर मोटरसाइकिल पार्किंग रहती है। ये हमारा दूसरा प्लॉट है और यहीं पर ये हम लोग जो है पूरा वाहनों के लिए रोड पर कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने ये प्लानिंग में भी इसको पूरा कार पार्किंग हमने यहाँ पर बनाई है। ये हमारे जनरेटर वगैरह इसमें खड़े रहते हैं और व्यापार के अच्छे तरीके से किया जाए। इसी प्रेरणा में हमारे लगभग इस सारे सेटअप में जब हम शादी का काम करते हैं तो 30 लोगों को मिनिमम रोज़गार हम यहाँ देते हैं। एक दिन के अंदर 10-12 कर्मचारी तो हमारे पास स्थायी रूप से रहते हैं। तो ऐसा करके उन परिवारों को भी जीवन मिलता है, उनको व्यापार मिलता है, व्यवस्थाएं मिलती हैं और अपने को संतोष रहता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ शादी परिवार में आते हैं, हमने खेलने कूदने की व्यवस्था उनको दी है। और अभी हम ऊपर एक मेरी योजना है, यहाँ पर हम एक भोजनालय ऊपर बनावें, इसलिए हमने इस हॉल को तैयार किया है। और यहाँ हम गाँव में घर की जैसी रोटी, चूल्हे की रोटी, गांव में जिस तरह का परिवेश रहता था, दाल बाटी ऐसा कार्यक्रम रखते हुए और हाइजीनिक, हम कोई बर्तन का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम पत्तल धोने में भोजन कराएंगे, मिट्टी के सकोरे बर्तन, पानी उसका रखने के लिए, और परिवार आएँ और एक अच्छी जगह बैठ के भोजन करें। तो उस तरह का हमने सात्विक और प्राकृतिक, जैसे मक्का बाजरा की रोटी है, ऐसा तरह का घर का खाना है, हांडी में जो दाल बनाते हैं उस तरह का हम लोग काम करेंगे इसमें। और ये मेरा सामने गोडाउन है, मेरा सारा टेंट का सामान भी यहीं रहता है। और यहाँ सुशील जी, मैं जब इस व्यापार को शुरू किया था 90 में अलीगढ़ से, तो मेरे पास एक TVS मोपेड छोटी वाली बिक्की होती थी जी। आज आप देख रहे होंगे ये मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। इस व्यापार के साथ चलते चलते जो मैंने व्यापार को खड़ा किया, ये मंदिर है, उसके बाद ये स्कूल है, इस जगह हम खड़े हैं। ये गांव तहसील खैर का पलसेड़ा गांव है जी। और ये गांव वो गांव है जहां मेरे पिताजी, यहाँ पीछे इंटर कॉलेज है, सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज जी, उसमें मेरे पिताजी अध्यापक थे। और 1975 में कक्षा 6 में पहली बार इस गांव में पढ़ने के लिए मैं आया था। मेरी कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है वो इसी गांव में हुई। तभी सड़क नहीं होती थी, हम लोग पैदल कच्चे रास्ते से गाँव आते थे। मेरे जीवन में जो मेरी शिक्षा का बेस है, जो पीछे आप जलालपुर गाँव देख कर आए, और ये जो गाँव है, ये गाँव में से कभी पलसेड़ा गाँव की तरह नहीं मानता, मैं इसको अपना जीवनदाता गाँव मानता हूँ। ये मेरा अपना गाँव है क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ से रोजी रोटी कमाई, उससे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया।
मैं भी यहाँ आया तो मैं वहीं पढ़ा। तो यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ये एक मेरे इसी इंटर कॉलेज में हमारे पिताजी वाले में हमारे पिताजी के सहपाठी अध्यापक चौधरी रूप सिंह जी थे, जिन्होंने हमको पढ़ाया। बीते कालखंड में उनका परिवार आगे नहीं बढ़ा, उनके पास बच्चे नहीं थे, तो वो आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। हमारे साथ हमारे ऊपर बड़ा उनका आशीर्वाद रहता था, और उनसे हमने आग्रह करके उनकी जो संपत्ति थी, उन्होंने मूल संपत्ति तो अपने परिवार को वापस दे दी थी। ये ज़मीन उन्होंने अपनी नौकरी से खरीदी थी। तो ऐसा खरीद कर उनका मन था कि एक स्कूल में अपने नाम से बनाऊं। उनके भाई भी प्रोफेसर थे अलीगढ़ में, तो उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ पर ये ज़मीन को दान दिया, अपने स्कूल बनाया, अपने अपने पैसे से बनाया, किसी को भी पैसा इसमें नहीं लगाया था उन्होंने। ये मंदिर उन्होंने बनाया, और बाद में ये पूरे इस विद्यालय को आरएसएस को हमारी विद्या भारती की टोली को, जन शिक्षा समिति को सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से कक्षा 1 से 10 तक का ये विद्यालय है जी। उसको ये भी है, हाँ, ये मंदिर है, एक ही परिसर में दोनों जी। और ये हमने पहले उन्होंने मंदिर यहाँ बनाया भोले जी का, अभी इसका मैंने जीर्णोद्धार किया है। पहले ये सब इस हालत में नहीं था, इस हालत देखेंगे तो बड़ा जीर्ण हो गया था। मैं 1 साल पहले इसका प्रबंधक बनाऊँ, तो 1 साल में मैंने इसको पूरा ये पेंट वेंट जो आप देख रहे हैं सभी मेरे समय में हुआ है। और इधर आगे आप आएंगे तो भोले जी का परिवार है जी, बहुत सुंदर। आज शिवरात्रि भी है, देखो कर लेते हैं। ये रास्ता का क्या नाम है और ये कितना अभी परिसर में बना हुआ है? हमारा विद्यालय मास्टर रूप सिंह विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलसेड़ा जी, ऐसा विद्यालय गुरु जी के नाम पर बना है। ये रास्ता है हमारा गांव का। प्रधान जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो इसको आरसीसी बनाएंगे, हमारा निर्माण कार्य चल रहा था इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है। अभी ये विद्यालय भवन हमारा है, हमने इसको ये बरांडा, नाली, दूसरी मंजिल, टॉयलेट्स ये सब बनाकर विद्यालय प्रांगण को हमने अच्छा किया है। और इसके पीछे हमारा फील्ड है, वहाँ भी हमने बच्चों के लिए ओपन जिम, झूले, उस तरह का सामान भी इसमें लगवा दिया है, जो आप पीछे से जाके देख पाएंगे। अभी यहाँ ताला बंद है, कोई है नहीं, तो मैं पीछे से आपको विद्यालय का फील्ड है वो भी आपको पीछे से दिखाऊंगा। मतलब पिछले कालखंड में इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना पैसे का कार्य हो पाया है? ये लगभग 40 लाख के लगभग हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो मैंने अपने घर की अपने पैसे से लगाया है। और इसमें 10 लाख रुपया जो माता जी हैं, जो अभी जीवित है हमारी माता जी, जिन्होंने दान किया है, उन्होंने अभी इसमें हमको 10 लाख रुपया और निर्माण कार्य के लिए अलग से भी दिया। 50 लाख रुपये का निर्माण लगभग ये निर्माण कार्य इसमें और हुआ है, और समाज के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बात की जाए सरकारी फंड की, तो स्कूलों को सरकारी फंड मिला है, अब तक नहीं मिला है। सरकारी फंड इस विद्यालय में हमारे में अभी तक कोई नहीं मिला है। आगे हम विधायक भी, सांसद भी, हमारी सरकार है, हम अपेक्षा करेंगे तो समाज के लोग आगे बढ़ के आवें, और कुछ विधायक निधि से लोकसभा चुनाव के बाद लेंटर का निर्माण अभी बाकी है। तो हमारे मंत्री जी हैं यहाँ पर, विधायक हैं, उनसे कहा गया है कि उसको प्लास्टर फर्स्ट लेंटर का काम में वो 10 लाख रुपया और सांसद अपने विधायक निधि से दे रहे हैं, तो चुनाव के बाद वो भी आ जाएगा। अभी बात करें क्या, मतलब कितने स्ट्रेंथ है बच्चों की और आगे क्या प्लान है, इसको किस तरीके से डेवलप करना? अभी हमारे पास इसमें बीच के कालखंड में जो विद्यालय बंद हो गया था, तो हमारी स्ट्रेंथ यहाँ खत्म हो गई थी। पिछले साल जब मैं प्रबंधक योजना में आया तो मेरे पास अभी 32 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और अगले साल जो हमारा सेशन अप्रैल से शुरू होगा उसमें हम सोचते हैं कि 200 बच्चे हम यहाँ पर पहले इकट्ठे कर लें। मतलब स्ट्रेंथ काफ़ी, मतलब 5 गुनी पहली बार शुरू हुआ है, तो हम 5 गुना लक्ष्य लेकर चलेंगे। और यहाँ जो हमारे प्रधानाचार्य बाउंड्री अभी ये भी सब नया पूरा निर्माण देख रहे हैं आप, अभी पुताई निर्माण ये सब हो रहा है, और ये पीछे तक ये बाउंड्री ये कितना मतलब इस पे एरिया है, ये पूरा ग्राउंड है? ये लगभग 1.5 एकड़ जमीन है, दोनों मिलाकर 7.5 बीघा जमीन है, पूरा एक ग्राउंड है हमारा। और ये 2 मंजिल हमारा पूरा भवन बनकर तैयार हो गया है। ऐसे हमने ये बच्चों के लिए आप देख रहे होंगे, और इसमें हमने ये बच्चों के लिए ओपन झूले, जिम ऐसा कर बनाया है। और ये हमारे गांव के एक दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने ये मरघट का निर्माण किया है। ये शमशान भूमि है, ये भी एक व्यक्ति ने डोनेट करके इसको बनाया है अपने धन से। उनसे हमने आग्रह किया कि उसको रोड को आरसीसी बनाने का कोशिश करेंगे। इसमें लगभग वो बताते हैं कि 16 लाख रुपये उन्होंने खर्च किया। तो मैं क्योंकि हाँ, मैं मेरी योजना में है कि मैं मृत्यु भोज नाम से जो भोजन हमारे गाँव क्षेत्रों में होता है इधर, हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और हम सोचते हैं कि माता पिता से कीमती कोई चीज़ नहीं होती, उनके लिए भोजन किसी को नहीं कराना चाहिए, दावत नहीं करानी चाहिए, उनके नाम से कोई योजना का काम करना चाहिए। तो ऐसी प्रेरणा से उन्होंने भी, काफ़ी गरीब लोगों को एक दिक्कत भी होती है मृत्यु भोज करने में, कर्जा लेके करते हैं, कई लोग करना पड़ता है, उनका खेत बिक जाता है।
और मजबूरी में सामाजिक बुराई है, एक तरीके से हम इसको दूर करने की कोशिश कर को रहे हैं। मिनिमाइज करने के लिए क्या है, मतलब संकेतात्मक कोई आपने रास्ता निकाला है कि भाई 2 लोग खिला दो, मंदिर में चढ़ा दो, पुजारी वो को दे दो? सामान्य प्रक्रिया से ब्राह्मणों का भोजन होता है कि भाई 13 ब्राह्मण है, आप 13 ब्राह्मणों का भोजन करा दीजिए। उसके बाद आपके रिश्तेदार आए 10-5 लोग, रस्म पकड़ी वाले वो लोग आए, उनको आप भोजन करा दीजिए। कुछ जरूरी थोड़ी है कि उसको हम गाँव लंगर मंडा 10 गाँव 20 गाँव ऐसा करके हम दावत करेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिता क्षमता अनुसार करे, कम से कम करे, और एक ट्रेंड ना बनाए, होड़ ना बनाए। बिल्कुल कम से कम करें, जो कम से कम हो सकता है वो करें। मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, मैंने दादी जी की 13वीं नहीं किया। मैं एक सिंबल हूँ, मुझे समाज में लोग बड़े लोगों के रूप में जानते हैं, मैंने खुद दादी जी की 13वीं नहीं किया। मैंने अपने उस विद्यालय में, जो आप नेक्स्ट देखेंगे चल के, मैंने वहाँ एक कमरा मेरी दादी जी के नाम से बना दिया। मुझे लगा 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद में मेरा मन को संतोष है कि सांकेतिक रूप से कुछ ब्राह्मणों को, परिवार वालों को बस जो वो उतना हमने को लगभग 100 लोगों को हमने भोजन कराकर ब्राह्मणों का प्रचलन ये है कि 10-20-50 गांव के लोग आते हैं, जो हजारों हमारा स्तर है, हमको कम से कम 20-25 गाँव में 20-25 हजार लोगों को दावत करानी चाहिए। अभी मेरे पिताजी का 1 वर्ष पूर्व शरीर पूरा हुआ, मैंने पिताजी के नाम से, बहुत लोगों ने मेरे को कहा तुम तो बड़े नेता हो, समाज के आदमी हो, ये करना चाहिए, बहुत जरूरी है, तुम्हारे माँ बाप आँख में से नहीं निकलेंगे। हमने कहा देखो भाई, तुम कहो कुछ भी, मैं कुछ करूंगा नहीं। मैं मृत्यु भोज के खिलाफ हूँ, और मैं मृत्यु भोजन खाता भी नहीं हूँ। मैं सूतक पातक भोजन कहीं करता नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीता उस स्थान पर, और 13वीं हम करते नहीं है। तो मैंने अपने पिताजी के नाम से 28 फरवरी 2023 को मेरे पिताजी का शरीर पूरा हुआ, मैंने 28 फरवरी 2024 को, अभी अपने पिताजी के नाम से, आप मेरे गांव चलेंगे, मैंने लगभग संकल्प लिया है कि मैं 4 से 5 लाख रुपया मेरे गांव की जो शमशान भूमि जो बहुत गंदी खराब पड़ी थी, उस सबको बाउंड्री करके कमरा बनाकर, टेंट वेंट भी नहीं था लास्ट टाइम जो हम लोग कुछ भी, आप लोग आए थे जब उस पिताजी के साथ, देखा होगा, बैठने की टीन सेट भी नहीं थी वहाँ कुछ भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, सब लोग ऐसे ही खड़े थे, ऐसी व्यवस्था थी। मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, और मैंने सिंबल दिया कि मैं लोगों को दिखाऊंगा, देखो मैंने 13वीं नहीं की थी, आप लोग भी 13वीं मत करिए। अपने गाँव के रास्ते बनाइए, अपने गाँव की नाली बनाइए, अपने गाँव कोई सामाजिक कार्य करे जिससे जिससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। आप अपने गाँव के गरीब बच्चों को पढ़ाइए, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। विद्यालय में कहीं मंदिर बनाइए, किसी बच्चों को कपड़े दीजिए, किसी बच्चों को किताब दीजिए, उससे उस बच्चे का भला होगा, उसका काम होगा। दावत के नाम दोनों पर काम हो जाएंगे, मृत्यु भोज में सांकेतिक भोजन करते लिमिटेड लोगों का, और बाकी जो अगर आपकी क्षमता है तो कुछ समाज के लिए कार्य करते। अब हम भोजन करने इतनी दूर से जाते हैं, हमको 13वीं में लोग बुलाते हैं, हमको जाना पड़ता है, सामाजिक रहते हम जाते हैं, हम खाते नहीं है लेकिन जाना पड़ता है हमको। वो जितना भोजन करें उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है, सबका खर्चा होता है, पूरे दिन का काम वेस्ट होता है। हाँ, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, खुशी का आप करिए उसको। पुराणों में कहा गया है कि जो है, लोगों की मान्यता है धर्म के अनुसार कि भाई जितने अधिक लोगों को क्षमता अनुसार भोजन कराएंगे, आत्मा को तृप्ति मिलेगी। जो अच्छे अच्छे पकवान खाते थे वो सब ब्राह्मणों को खिलाइए, अधिक से अधिक दान करिए, गाय दान करिए, अधिक से अधिक लोगों को, जो लोग उनके परिचित थे, जो लोग उनके मित्र थे, जहाँ तक आपकी आना जाना जिसको बोलते हैं न्योता है, वहाँ तक पूरा करिए, और पूरा जो है जलसा भोजन करे, जो है देखिए, उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। माता पिता जाने के बाद बड़ा कष्ट होता है, और जिसका मन व्यथित है, जिसका मन कष्ट में, उसका भोजन वैसे भी नहीं करना चाहिए, उसके घर का भोजन जो मन में कष्ट रखता है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, ऐसी प्रथा थी, व्यवस्था थी, वो लोगों ने बना रखी थी। गौदान करना माने ब्राह्मण को एक गाय देना, वो दान है, वो भोजन कराना नहीं है, वो दान है। और किसी भी जो 16 संस्कार हमारे जीवन में बने, 1 से लेकर 16 तक के संस्कारों में कहीं भी त्रयोदशी संस्कार, भोजन का संस्कार कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। केवल ब्राह्मणों को भोजन कराना ये ध्यान में आता है, उसको उनको दक्षिणा देना, दान करना, वो ध्यान में आता है, उतना हमको करना चाहिए। गांव के गांव नहीं खिलाने चाहिए। 2 4 10 गांव 20 गांव हमारे प्रचलन चला आ रहा है, बड़ी बड़ी गरीब लोग भी पिसते हैं, वो भी कर्जा लेकर के, उनको भी मजबूरी वो कर देता है, लेकिन लोग नहीं कर सकते। अब मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता था। मैंने क्या किया, मैंने उस मालपुए की 13वीं दावत करने को मैंने भी मरघट शमशान का निर्माण कार्य करा दिया। आज लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि हाँ, मैंने कोई काम किया। एक दिन का भोजन कराता है, क्या उसे होने वाला था? एक आदमी एक दिन भोजन करेगा, सुबह जाकर लेटरिन करके खत्म करेगा। आज मेरा वो जो स्थान है वो दिखेगा। मैं ऐसे सब लोगों को संबल दे रहा हूँ, भाई आप ऐसा करिए, तभी मेरे गांव का विकास। नई सोच है, एक नई पहल है, देखते कहाँ तक कामयाब होगी। हालांकि अभी तक तो बहुत लोगों ने इसकी सराहना की है, और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में आगे आए। अच्छे लोग हमेशा अच्छे काम की सराहना करते हैं, और जो खराब लोग होते हैं, मानसिकता विचारे खराब लोग होते हैं, उनको अच्छे में भी खराब ढूंढने की आदत होती है। मैं कहता हूँ हमने उनको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, हमको अपना काम करना चाहिए, अपना काम करते जाना चाहिए, और चरैवेती जीवन ही हमारा है, तभी ये सब चीजें खड़ी होंगी। ऐसा नहीं होता एक आदमी कुछ पूरा कर ले, एक आदमी का उसकी कभी भी नहीं। जब भी व्यवस्था सुधरी है, एक आदमी आगे चला है, तो बहुत सारे लोग मिलकर उसका। राम राम जी, आपका क्या शुभ नाम है? रघुराज है। नेताजी के साथ हम लोग टीम मुआयना कर रही है, हाँ जी। तो क्या कहेंगे नेताजी के बारे में, और स्कूल के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, कितना आपको अंतर दिखा?
यहाँ तो बहुत अंतर है साहब, घणो अंतर दिख रहा है। जब पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? अब तो स्थिति पूरी बदल गई पूरी। पहले कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मिलेगी, स्कूल अच्छे और अच्छे काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी धर्मवीर सिंह आदर्श हाई स्कूल, बड़ा हबीबपुर खैर, अलीगढ़ में। स्कूल के बारे में कुछ बताया तो कितनी संख्या है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका जीर्णोद्धार हुआ और क्या क्या इसमें अब तक डेवलपमेंट की जा चुकी है? ये हमने 2002 में हाई स्कूल की मान्यता लेकर विद्यालय शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना उस समय बालिका शिक्षा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई थी। असीमित बालिका शिक्षा के लिए ये विद्यालय स्थापित किया गया था। ये मेरी दादी जी का मूल गांव है। इस गांव की जमीन 2 एकड़ यहाँ पर मुझे सरकारी पट्टे पर किराए पर मिली थी, मेरी संस्था के नाम पर। मैं उसका प्रबंधक हूँ। 30 साल के पट्टे पर ये विद्यालय हमको बनाने के लिए मिला और उस समय निर्माण कार्य के नाम पर 10 लाख रुपया भी हमको इस निर्माण के लिए मिला जी। हमने 10-15 लाख रुपए अपना और लगाकर इस विद्यालय को, हमारे ही एक परिवार के व्यक्ति रिलेशन में आते थे पॉलिटिकली, उनकी पत्नी मीना कुमारी जी महिला आयोग के भी मेंबर थे। उनका 95 में वो इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बने, तो उनका 96 में अचानक एक्सीडेंट हो गया। तभी हमारी योजना बनी तो उनके नाम से कहीं विद्यालय स्थापित किया जाए। इस जमीन में बहुत सारे झंझट थे, उसको हम लोगों ने मुश्किल से, कुछ नहीं, गांव के लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। कुछ लोगों से हमने कैश सुनकर उसको खाली कराया। बाद में एक पार्टी कोर्ट चली गई, इसमें 4-5 साल लगा और ये जमीन अंततः हमारे उसमें आई और हमने इसको विद्यालय बनाकर शुरू किया। अभी बात ये स्ट्रेंथ की, तो अभी विद्यालय की स्ट्रेंथ क्या है? आपने जो है इसमें क्या क्या डेवलपमेंट आप लोगों ने समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से या अपने अभी इस विद्यालय में, यहाँ क्योंकि ये हिंदी मीडियम का विद्यालय है और अभी केवल यहाँ पर हमारे पास 125 बच्चों की संख्या है, लेकिन यहाँ आसपास में इंग्लिश मीडियम के स्कूल होने के कारण लोग उस विधा में चले गए हैं। लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। कुछ थोड़ा सा हम इसलिए हिंदी मीडियम के आधार पर इसको चलाते रहे। आगे इसको इंग्लिश मीडियम करने की व्यवस्था पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा आर्थिक पक्ष भी उतना बड़ा नहीं था। धीरे धीरे करके हमने इसको थोड़ा करके बनाया और अब हम इंटर की मान्यता कराएंगे तो हमको 5 कमरे की और इसमें आवश्यकता है। तो धीरे धीरे इसको बनाएंगे। अभी क्या कंप्यूटर्स की जो बात करें, कंप्यूटर लैब की या अन्य चीज़ों की, तो क्या व्यवस्था की गई है? अभी तक हमारे पास यहाँ 5 कंप्यूटर हमने लगा रखे हैं। जैसे जैसे बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, खेलने वेलने के लिए हमने ये व्यवस्था आगे की है। और ये बच्चों के लिए ओपन जिम हमने लगाया है, आगे के पार्क में झूले हमने बच्चों के लिए लगाए हैं। मिलाकर कुछ गाँव में पूरा एरिया कितना बड़ा है? 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ जमीन। तो 2 एकड़ जमीन गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिन पर फीस नहीं होती, जिन पे कपड़े नहीं होते, हमको कपड़े भी उपलब्ध कराते हैं, किताबें नहीं होती, किताब दिलवाते हैं। निःशुल्क, बहुत कम शुल्क, 200-300 रुपया हम बच्चों से लेते हैं। इसमें टीचर्स की कैसे आप पूर्ति कर पाते होंगे? तो उसी में से उन बच्चों की इंफ्रास्ट्रक्चर की या अन्य चीज़ों की सुविधा? इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से हमने बना लिया था और हम अपना खुद का शौक हमारा रखते माने कि आपका ध्येय स्कूल से फाइनेंशियल सुविधाएं, वो मेरा किसी भी इंस्टीट्यूट से मैं कमाता नहीं हूँ और उल्टा देता हूँ। जितना मैं जीवन में कुछ दे सकता हूँ इन विद्यालयों को देकर और समाज के लिए छोड़कर जाऊंगा। गरीब बच्चों की सुविधा के लिए मेरा ध्येय है कि गरीब बच्चों की शिक्षा, जिन पर साधन नहीं है उनको कैसे साधन मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, ये मेरा उद्देश्य है। इसको मैं धीरे धीरे करके जगह जगह पूरा कर रहा हूँ। बात की जाए क्लासरूम की, तो सर कितने क्लासरूम अभी यहाँ पे है और बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? हमारे पास बच्चे 125 भी हैं इस बार। यहाँ 10वीं तक विद्यालय हमारा चलता है और 6 क्लासरूम्स हमारे पास यहाँ है। 3 लैब हमारी बड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स है और हमारा कंप्यूटर रूम है, लाइब्रेरी है, सब मिलाकर सारा। गवर्नमेंट एड्स की बात की जाए सर, गवर्नमेंट की तरफ से क्या? गवर्नमेंट तरफ से हम कोई एड नहीं लेते। एक बार गवर्नमेंट ने एड दे दिया था निर्माण करने के लिए, उसको हमने उस समय लगा के इसको तैयार कर दिया था। अब तो हम अपनी एड पर ही और स्वयं की हमारी क्या कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ या हमारी हमने भी किसी से सहयोग नहीं लिया। हम अपने तरीके से इसको अपने उसमें चलाते हैं। लोग आगे बढ़ना चाहे, कोई आएंगे तो दे सकते हैं, कोई भी डेवलप करने के लिए पैसा लगाएंगे तो लगाएं। इसमें कमरा निर्माण करना है, आगे के और थोड़ा फील्ड को ठीक करना है, बाउंड्री करानी है, दूसरी मंजिल बनानी है। तो ये मैं नहीं रहूँगा तो भी रहेगा, ये तो मिट्टी है और ये मिट्टी समाज के काम आएगी। मेरा कुछ नेक कमाई जो मैं कहीं अपनी कमाई करता हूँ, जो मेरे व्यापार में मुझे आता है, उसका 10-20 लाख रुपया साल में इसमें से और खर्चा हो जाए, मैं इसी काम में इसको अपने को लगाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे सब सरसब्ज हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसको अगर जैसे आपकी इतनी बड़ी प्रेरणा है, इतना बड़ा आपका एक माइंडसेट है और एक अच्छी सोच है कि आपने अपना पैसा लगाकर इसको डेवलप किया, तो मैं सोचूंगा कि आप जैसे 10-20 लोग अगर अच्छे समाज में आगे आए और ऐसे स्कूलों को ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं इनको हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं
और प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर लैब चाहे चाहे वो आपका प्रोजेक्टर हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, तो सुविधाओं को कहीं न कहीं बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज़ें धन पर आधारित है सुशील जी। आजकल सब पैसा कमाना चाहते हैं, शिक्षा को व्यापार की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो पहले ये सोचता है मैं 10 लाख लगाऊंगा तो क्यों लगाऊं, मेरे को मिलेगा क्या? या वो चीज़ नहीं है। हमारे साथ तो वही आदमी आके खड़ा हो सकता है कि 10 लाख लगा दे, कमरे 2 पर आके चला जाए और वो अपना सोच लेके मैंने दान कर दिया, वही चीज़ आगे बढ़ पाएगी। इसमें से इनकम कुछ नहीं हो पाएगी। इनकम के उद्देश्य से ये नहीं है। ध्येय आपका मोटिव ये है कि गरीब बच्चों से मिनिमम फीस ली जाए और मैक्सिमम अच्छे स्तर की शिक्षा दी जाए। बिल्कुल। और प्लांटेशन आप देख रहे हैं, सब मेरा शौक है। मैं हर तरह के फूल पौधे, गांव के किसी स्कूल में शायद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि गांव में एक बाढ़ सी आई हुई है, हमारे सब बच्चे बाहर यहाँ से 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बसों से जाते हैं। उनका बड़ा पेमेंट करते हैं, उसमें उनकी ड्रेसेज महंगी होती हैं, उनकी किताबें महंगी होती हैं। वो केवल इसी उसमें जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। वो इंग्लिश मीडियम का एक खुमार यहाँ पर है। अब देखते हैं, हम भी, हमारी सरकार ने भी योजना में इंग्लिश मीडियम कर दिया है, तो अगले बार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंग्लिश मीडियम में डाइवर्ट करें। वैसे तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं शिक्षा में जो हमारी मूल मातृभाषा है, शिक्षा हमारी उसी भाषा के अनुसार होनी चाहिए। संस्कारित शिक्षा का व्यवसाय हमारा खत्म हो गया। शिक्षाएं ऐसी टेक्निकल शिक्षा जैसे MBBS है, बीटेक है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं, वो उसके लिए बहुत बड़ा वो हिंदी में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको 12th के बाद दिक्कत आती है MBBS करने में, ऐसा बीटेक करने बिल्कुल में। कुछ नहीं है। मैं हिंदी माध्यम के विद्यालय में पढ़ा, और मैं कक्षा 6 में ABCD सीखा। मैं MA इंग्लिश 87 में कर लिया था। मेरे पिताजी गांव में रहे, गांव के स्कूल में पढ़े हिंदी मीडियम के में, और वो MA इंग्लिश किए थे और इंग्लिश के टीचर थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक हमने भेड़ चाल बना ली। जी जी। मैं इंग्लिश शिक्षा पद्धति से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग मानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश एक भाषा है, हम उस भाषा के लिए भाषा पढ़ें। हमें कहीं जाना है वहाँ सभी विषय अंग्रेजी में ना पढ़ सभी के विषय अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहिए, विषय एक भाषा के रूप में पढ़ा जाए। हम इस देश में, पूरे विश्व में हम विश्व गुरु कहे जाते हैं। हमारी जो एक भाषा है वो सभी देशों की अलग संस्कृत के डेवलपमेंट को लेकर, मेरा मन यही है। मैं इसको गुरुकुल की पद्धति पर आगे डेवलप करना चाहता हूँ। और मेरा कहना ये है कि हर स्टेट की, हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, वहाँ की भाषा का सम्मान होना चाहिए, भाषा को उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन हम उस भाषा पर ही डिपेंड हो जाए। आज हम बच्चों को छोटे देखते हैं, वो छोटा बच्चा पैदा होने से पहले हमको सिवाय अंग्रेजी के अलावा कोई काम हमको नहीं है, सब इंग्लिश माध्यम। बच्चे ऐसे अंग्रेजी बच्चे से नहीं आती, हिंदी बच्चे से नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है, वो तो बीच में रह जाता है। बीच में नहीं आता। तो अपनी जो इरादा है, इन तीनों चारों इंस्टीट्यूशन जो मैं यहाँ बनाया हूँ, इनको मैं संस्कृत, हिंदी, आर्य व्यवस्था और गुरुकुल व्यवस्था और संस्कार व्यवस्था पर, आज आप देख रहे होंगे, आप बच्चों के देखिए, बच्चे पढ़ लिख कर जैसे थोड़े बड़े होते हैं, निकलते हैं, नौकरी में जाते हैं, माँ बाप छोड़कर बाहर चले जाते हैं। कौन सी शिक्षा उनके पास रह रही है? मेरे माता पिता मेरे साथ रहे, मेरे दादा दादी जी मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ रह रहे, मेरे को अच्छा लगता है। अब इस शिक्षा के पर पैसे के लिए हम लोग सब बाहर चले जाते हैं। और हमारा देश तो जब गुरुकुल की शिक्षा थी, हमारे राम जी गुरुकुल में पढ़े हैं, कृष्ण भगवान जी गुरुकुल में पढ़े हैं, कहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे? ये तो सब एक बिना कारण का हम लोगों ने बना लिया वातावरण। आज का जो परिवेश है, संस्कार है, जो आज के हमारे बच्चों के कपड़े हैं, हमारे बच्चों का हेयर स्टाइल है, वो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल सब कहीं आउट चला गया। कलयुग की आपाधापी में आप जैसे सोच के लोग बहुत कम मिलते हैं। और ये जर्जर स्कूल था, मैं काफ़ी वर्षों पहले आया था, पूरा आपने इसको डेवलप करके कोरोना काल में जब लोग कोरोना को झेल लेते, तब मैं यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहा था। जी, आपका पूरा कोरोना काल लगभग यहाँ कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, फर्श वर्श सब कराना। मेरे SDM ने मुझे अनुमति दी थी यहाँ काम करने के लिए। मेरी लेबर यहीं रहती थी, मैं भी यहीं रहता था। मेरा कोरोना तो इस विद्यालय को डेवलप करने में लग गया। मुझे खुशी होती है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने को, अपनी नेक कमाई को कहीं नेक जगह पर खर्च करना चाहते हैं, वो लोग आए, उनका स्वागत। वो मेरे सहयोगी बने। स्वार्थ वर्षना, कोई भी स्वार्थ में मैं ही नहीं हूँ, मैं किसी स्वार्थ के लिए यहाँ पर नहीं, मैं ही कुछ प्राप्ति के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी का स्वार्थ पूरा। बहुत चैरिटेबल लोग हैं ऐसे, आपकी सोच के ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनसे हम अपील करेंगे कि वो लोग भी गरीब विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सुविधा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। ये इस वक्त हम मौजूद थे इस स्कूल के प्रबंधक शेर सिंह जी के साथ। ये खुला मेरा विद्यालय है। मेरे एक मित्र आए थे, उन्होंने कहा मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई देखो, मैं चाहता हूँ मेरे गांव के बच्चे अच्छे झूलों पर, अच्छे ओपन जिम में यहाँ लग जाए। तो उन्होंने बेचारे ने एक बार में, मेरा वही लगभग 2.5-3 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था, और उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया। वो आज तक कभी दोबारा बेचारे आए नहीं। मैंने कहा था आप देखने तो आना, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के लोगों की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करना है। और हम दैनिक खबर के माध्यम से उनसे अपील करेंगे कि आप ऐसे प्रकल्पों में आए, अपना हाथ बढ़ाएं, और गरीब बच्चों के लिए भी सरकार भी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी और व्यापारी लोग
दानदाता आगे आए, अब बढ़कर अपना हिस्सा ले। धन्यवाद। जो है इसका निर्माण कब हुआ? ये राम लखलिया जी गोचर भूमि है जी मुख्यमंत्री योगी जी के आने के बाद जी जैसा कि उन्होंने गाय के प्रति और नंदियों के प्रति अपनी भावनाएं दिखाई थी, जी उसी में हर गांव में एक गौशाला गौधन के रूप में बने अभी इस गौशाला का निर्माण किया गया था। अभी फिर से इसमें यहाँ पर थोड़ा बढ़ाकर ऐसा कुम्हार बाबू की जगह बनाई है। और ये जो पूरी मेरे जो चारों तरफ आप जमीन देखते हैं, 20 एकड़ जमीन यहाँ पर गौचर भूमि है। ये हमारी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका जगह खाली हो जाएगी। इस जगह पर मेरी अपनी योजना है, मैं यहाँ पर जितने भी नंदी आवारा घूम रहे हैं जी, उन सब सांडों को यहाँ इकट्ठा करके उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए और यहाँ फिर उनके साथ कोल्हू और स्टेनर लगाए जाए, जिससे वो काम करे, नंदी काम करे, काम करके अपना भोजन करे और चारों तरफ से इसको कवर्ड करा के थोड़ा सा इसमें नंदी के रहने की व्यवस्था हो। और किसानों को हम यहाँ पर अवेयर करना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती करें। वो सरसों बोए, वो गन्ना बोए, वो तिल बोए, वो मूंगफली बोए, हमारे यहाँ हर फसल हो सकती है। तो जैसा जैसा वो यहाँ पर पैदा करेंगे तो उसको मार्केट देने का काम हम लोग करेंगे। तो हमारे किसान की आय दोगुनी करने की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट अगर हम बना लेंगे तो हमारे किसान को निश्चित रूप से गेहूँ बेचने की बजाय वो यहाँ से आटा बेचेगा, सूजी बेचेगा, मैदा बेचेगा, बैलों की सांड के ऊपर सांड आधारित के ऊपर। बनेगा। तो हम चक्की यहाँ पर लगा देंगे, गुड़ बनाने के लिए कोलू यहाँ पर गुड़ शक्कर बन जाएगा। हमारे यहाँ ईख बहुत अच्छी, गन्ना बहुत अच्छा होता है। हम उस गन्ने को यहाँ पर लाएंगे, हम मिल में नहीं लेके जाएंगे, हम यहीं पर उसको कोलू के बैल की तरह उसको चलाकर उसे उसका रस निकालेंगे, उसका उसको गुड़ शक्कर में अभी तब्दील करेंगे। वर्तमान में यहाँ पे गौचर भूमि कितनी अवेलेबल है? यहाँ इस समय लगभग ये 90 बीघा है, मौके पर सारी खाली पड़ी हुई है। अभी तो 1 आध बीघे में ही लग रहा है कि निर्माण हो नहीं, पाया आप पूरा जब मेरे उधर से देखेंगे तो ये पूरी 90 बीघा जमीन, 18 एकड़ जमीन यहाँ पर ही है जी। पूरा, वहाँ से लेके पीछे तक जो जा रहे हैं वो पूरी जगह पर ही है। ये सब यहाँ से किसानों के गाँव के लोगों के बुर्जी बटोरे रखें, ये सब हट जाएंगे यहाँ से। जी। तो ऐसी स्थिति में इसको पूरा हम एक 2 अभ्यारण्य केंद्र की तरह नंदीशाला यहाँ पर हमारी बनाने की प्रेरणा हमने हमारे एसडीएम साहब से बात हुई है, डीएम साहब से बात करेंगे। वो भी चुनाव के बाद हम इसको टेक ओवर करने की मूड में है। जैसा हमने वो गुरु जी का केंद्र बनाया, ऐसे हमारा आगे एक विद्यालय है, फिर आगे दूसरा विद्यालय है, ये गोचर भूमि एक यहाँ हो जाए। ऐसे 10-12 प्रोजेक्ट में अपने गांव जिस धरती पर मुझे पैदा भगवान ने किया है, तो इस क्षेत्र के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, उसमें मेरी योजना का ये पार्ट है। धन्यवाद। वो दिखाने के लिए आए हैं कि आपने कितने सात्विकता से अपना जीवन बिताया और बताते हैं कि आपकी उम्र लगभग 95 वर्ष हो गई है। और हमने जब अभी यहाँ पे तुरंत आए देखा कि आप टहल रहे बिल्कुल, और अपने आप को फिट करने की, मतलब स्वस्थ रखने की अभी भी आपके अंदर कामना है। तो गुरु जी क्या प्रेरणा युवाओं के लिए, आज के युवाओं के लिए आप देंगे? ये तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमें स्वास्थ्य से अगर प्रेम है तो कुछ करते रहना चाहिए जी। और सुखी और स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना चाहिए जी। पेड़ की वृत्ति है कि जब मैं इसको नापतोल करा के जब इसकी चौड़ाई हमने बढ़ाई, उससे पहले बड़ यहीं तक रुके, यहीं पर ये जो दीवार देख रहे हो, जब वो दीवार वहाँ तक गई है, अब 1 साल में जो निर्माण हुआ उतने समय में बड़ वहीं तक जा रहे हैं और ये बड़ वहीं रुक जाएंगे। अब वहाँ को मन जो है का आगे जाने को हो गया है, फिर ये मेरी जगह है। अब वहाँ को मन और वहाँ की झोंक पूरी पूरी बाउंड्री तक, पूरी अपनी बाउंड्री तक पहुंच जाहिर हो और ये आगे जाके रुक जाएगा, ये इससे आगे नहीं जाएगा। और एक 20 वर्ष का अनुभव है हमारा, ये उधर नहीं इतना गया। मोटो वो है और पेड़ की शाखा जो उसको बेल के पौधा तक लंबा जा रहा गुरुजी है। की तरफ जो लंबा जा रहा है ना, उसे मैंने कहा देखकर जब बहुत मैं मन आया लगता पहली है। बार, मैंने गुरुजी इसको काट देते हैं, ये ऊपर को बढ़ जाएगा। बोले आज यही नहीं काटना, बाकी कुछ छूना नहीं इसको। तो हम गुरुजी का वहीं जाके गुरु जी यहाँ रात्रि के समय में तो काफी सारे सांप बिच्छू जानवर भी आ जाते होंगे, तो फिर डरने भय नहीं लगता आपको? भैया अकेले सोते हैं आप, तो मालूम चला? अब जब से ये बदलाव हुआ है, इसमें एक तो 4-6 विद्यार्थी एकांत में पढ़ने के लिए आ जाते हैं इस हॉल में। जी गुरु। रात को उनको पूरा मौका मिलता है, शांत वातावरण, रोशनी और सब साधन यहाँ पढ़ते हैं ऊंची क्लासों के बाद। जी। और जी सर, ये आपके गांव का शमशान घाट है, इसकी स्थिति हमने पहले भी देखी थी। वो ये मात्र एक ये निर्माण था जो कि बहुत पुराना हो चुका है। अब इसमें क्या कार्य चल रहा है? ये सुशील जी मेरा जन्म का गांव है,
मैं इसी गांव की मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ। जी। सौभाग्य से मेरे पिताजी का यहाँ पर सारा खेती अध्यापन का कार्य था। मैं यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर निकला और आज इस स्थिति में आ गया कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद जो भोजन होता है वो मैंने नहीं किया था, और मैं संकल्पित हूँ, मैं मृत्युभोज खाता नहीं हूँ, मृत्युभोज करता नहीं हूँ, और लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि वो ना करें, लोगों से समझाता हूँ कि भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने अपने पिताजी के नाम से 28 फरवरी 2023 को उनकी मृत्यु हुई। 28 फरवरी 2024 को मैंने इसकी नींव रख के मैंने इसको पूरा इसका एक बहुत अच्छा मंदिर जो बने। ये शमशान जो हमेशा मानते थे कि पहले सब खराब पड़ा है, मेरा मानना है कि शमशान मंदिर की तरह होना चाहिए। शमशान को हम शमशान की तरह मानते हैं, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सारा डेवलपमेंट करके इसका चारों तरफ से बाउंड्री करके पड़ोसियों से भी हमने मांग की थी कि थोड़ा सा हमको रास्ता ये बढ़ा देंगे, थोड़ी जगह बढ़ जाएगी और अच्छा हो जाएगा। और इसको भव्य दिव्य पूरा यहाँ पर भोले जी की मूर्ति इसमें ऊपर लगाएंगे और यहाँ अपना शेड वेड डालकर इसको थोड़ा लोगों के बैठने, जैसे पहले आप आए थे तो कोई व्यवस्था बैठने की बाहर से लोग आते नहीं थे। जब सड़क भी हमारी चौड़ी हो रही है सरकार के द्वारा, उनका भी निर्माण नया हो गया है, हम आगे तक इसको और अच्छा भव्य दिव्य कराने की तैयारी में लगे। हम ऐसा मानते हैं निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ और कब तक चलने की संभावना है? ये कितना इसमें खर्च 28 आएगा? फरवरी 2024 पिताजी की पहली बरसी थी, उसी दिन हमने इसकी नींव रखी, उसी दिन से हमने काम शुरू किया। और ये हमारे मिस्त्री हैं निगम ठेकेदार, ये बचपन से जब से इन्होंने मिस्त्री काम संभाला है और हम हमारे बराबर उम्र के थे, तो हमारे साथ जितने स्कूलों का काम आप देख कर आ रहे हो पीछे, वो सब इसी ठेकेदार के नेतृत्व में हुआ है सारा हमारा काम। और ये हमारे भाई सुशील जी हैं, हमारे परिवार के हैं, राजनीतिक साथी हमारे वैसे भी हैं, हर तरह से हम लोग एक साथ रहे, तो हम मिलाकर ये सब कुछ- निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें क्या क्या योजना है, क्या क्या करने की योजना है? इसमें हम लोग अभी जो पड़ोस वाली जगह खाली पड़ी है इसको थोड़ा उनसे मांग की हमने को 20 फुट जगह बढ़ा देंगे, तो उधर से हम शेड डालेंगे, लोगों के बैठने के लिए जगह करेंगे, यहाँ इसमें पानी पीने की व्यवस्था करेंगे, लोग आते हैं यहाँ पर, और इसको पूरा लेवलिंग करके सफाई करके मतलब थोड़ा पुताई उताई करके और इसका गेट बंद बात करके की पूरा जाए इसमें आर्थिक व्यय की किस प्रकार से मैनेज करेंगे उसको? हम अपने घर से अपना पैसा लगाएंगे, जो हमारी नेक कमाई हमारे पास अब तक परिवार कोई की है। सहयोग कोई अब किसी ने तक अपील की हो? हमने 2 चीज़ें इसमें दी है अपनी ओर से कि हम एक तो अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति का इसमें पत्थर नाम पर नहीं लगाएंगे, मतलब कई सभी लोग का लिख देते हैं कि इन्होंने जीर्णोद्धार किया, इन्होंने निर्माण किया। हम इसको केवल शमशान घाट के नाम पर मोक्षधाम करके इसको नाम लिखेंगे, इसका वहाँ पर गेट बनाएंगे, और जो हमसे बन पड़ेगा हम अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, इसको पूरा करेंगे। लेकिन हमने पूरे गांव में जितने भी हमारे अपने गांव के लोग हैं उन सबको बता दिया है कि भाई ये सबका शमशान है, सबकी जगह है, कोई भी कुछ सहयोग करना चाहता है तो अपने आगे सहयोग कर सकता है। उनको ये ना लगे भाई शेर सिंह ने अकेले ने बनाया। क्या किसी ने कोई पहल की? अभी पहले से जब हमारी शुरुआत हुई, पहले दिन ही हमारे जो पड़ोस में एक राजू चौधरी है कोठी वाले, आते ही वो बिना हमारे कहे, हमको उन्होंने बताया भी नहीं था, वो 500 ईंट पहले दिन डाल गए। जब हमारा काम शुरू हुआ हमसे पीछे ही डाल गए, हमें पता नहीं था कि ईंट आ गई। ऐसे लोग आंख बंद करके बैठने के लिए क्या ये कुर्सियां ये कुर्सियां प्रधान जी ने कितनी पहले रखवाई हैं, अभी तो हम नहीं, हम तो पूरी इसमें स्लैब डाल के करेंगे। ये गांव प्रधान ने जगह जगह ऐसी कुर्सियां रखवाई हैं, तो यहाँ पहले 6 कुर्सियां रखी थी, वो कहीं और रखवा दी हैं, हम और इसको अच्छा बनाकर और तरह की कुर्सियां यहाँ पर रखवाएंगे। इस हमारे रिटायर्ड फौजी इंद्रपाल सिंह हैं, वो खुद से आए हमारे पास, बोले भैया 5 कट्टा सीमेंट मैं देना चाहता हूँ, मुझे पैसे ले लो इससे। मैं कहा ठीक है भाई 5 कट्टे आप दे देना। और अभी अभी ऐसा एक घटना हमारे गाँव में गुजरी कि हमारे पड़ोसी परिवार जो हमारे घर की दीवार से दीवार लगी हुई है, ऐसा बच्चा हमने गोद में खिलाया छोटा, वो बच्चा परसों एक्सपायर हुआ जी। और यहाँ उसका दाह संस्कार करने आए। वो बच्चा बीमार था, पहले उसकी पत्नी खत्म हो गई थी, बाद में वो बच्चा खत्म हुआ, 28-30 साल का बालक, 28 साल का, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका चाचा एक ठेकेदार है मेरठ में, वोडाफोन टावर्स वगैरह का बड़ा काम करता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, अच्छे पैसे कमाए उसने। और वो यहाँ आया, जब दाह संस्कार होकर निपट गया तो वो खुद से आगे मेरे से बोला कि चाचा मैं इसमें कुछ खर्च करना चाहता हूँ, आप बताओ। हमने कहा भाई जो तुम्हारा मन करे। तो अपने आप से उसे किसी ने कहा भी नहीं कि तू कुछ खर्च कर। उसने कहा जी मैं 50,000 रुपये इसमें लगाऊंगा, बताओ मैं क्या ले आऊँ, और ये 50,000 रुपये आप मुझसे ले लो। हमने कहा भाई हम 50,000 रुपये तुमसे नहीं लेंगे, हम सामान जो भी आ रहा है हमारे यहाँ, उस सामान का बिल हम आपको भिजवाएंगे, आप उसी दुकानदार को पैसे देना, जो 50,000 का हमारा जैसे लोहे का जाली को आएगा, गेट आएगा, लगभग ये मान लीजिए 6-7 लाख रुपए खर्चा है इसमें। इसका कोई लिमिट नहीं है। ये जब से शुरू हुआ है और जब तक ये पूरा गेट बंद होकर पुताई होकर इसके घर से इससे बाहर नहीं निकल जाएंगे हम, तब तक इसमें जो भी लगेगा, चाहे हम 10 रुपए लगाने की औकात में रहेंगे, चाहे 10 लाख लगाने की औकात में रहेंगे, लेकिन पूरा एक आपने अच्छी पहल की है। कोई लिमिट इतना छोटा सा शमशान घाट, बहुत पुराना, ना बैठने की जगह, ना कहीं लकड़ी रखने की जगह,
ना कहीं कोई व्यवस्था, ना कहीं सामग्री की व्यवस्था, ना जलपान की व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं आपने पहल स्टार्ट की तो कारवां लोगों का जुड़ता चला जा रहा है। मुझे और ये उम्मीद है कि अच्छी मेरे बात गांव के लोग इसमें बहुत सहयोग करेंगे। जी। मैं अपने गांव के लोगों से और मेरे गांव के लेकिन लोग जो मैं भी बहुत विश्वास पहला करता कदम का श्रेय जाता है वो आपको जाता है कि आपने स्टार्टिंग हूं। पहला कदम मैंने लिया, मैंने स्टार्टिंग अपने आपने पिताजी के नाम से शुरू किया है। और ये मेरे मित्र थे, पहले उन्होंने ये बनवाया था, वो भी आए दोनों भाई उसे बनता हुआ देखकर। तो पहले उन्होंने इस बीच में 2 पिलर लगा दिए थे, हम इन दोनों पिलरों को हटवा रहे, एक तीसरा पिलर लगा दिया हमने, दोनों पिलर हटके चौड़ा हो जाएगा, तो इसमें वो चिता रखने की जगह ठीक से बन जाएगी। और यहाँ भी हम 2 अलग से ब्लॉक बना रहे हैं, ऊपर से कवर्ड शेड बनाएंगे, बारिश में भी हम वो कर सकें। पीछे जो हमने बनाया है, जो अस्थि हम बीनते हैं, उसको रखने की जगह कोई नहीं होती थी, तो ये हम गेट जाली लगाकर उसमें जो स्लैब डाला है वहाँ हम 8 खाने बनाएंगे और उसमें ताला बंद करेंगे। कोई भी क्रिया हो गई उसके बाद सुबह हमने फूल चूंगे, मान लो 4 दिन बाद 10 दिन बाद हमको जाना है गंगा में लेकर, तब तक रखने की जगह वहाँ पर हो जाए। ये सामने हम लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पर बना रहे हैं। इसके ऊपर हम भोले जी का एक वाटरफॉल टाइप, जैसा आप मेरे फार्म हाउस में देख कर आए, ऐसी हम एक ऐसी सुंदर जगह बनाएंगे जो लोग देखें तो लोग बाउंड्री का क्या एरिया होगा सर? ये इसकी 90 फुट लंबाई यहाँ से अभी है, 90 फुट ये मौजूद है मौके पर। और हम 20 फुट और उधर को अभी उन पड़ोसियों से हमने चर्चा की है, थोड़ा वो व्यवस्था कर रहे हैं। वो अगर बढ़ जाएंगे तो हम उसको आगे तक बढ़ा के बनाएंगे, नहीं तो हम इसमें एक बरामदा यहाँ पर इसको कवर करके बंद कर देंगे। बहुत धन्यवाद तनिक से बात करने के लिए। बहुत हमारे धन्यवाद गाँव के लिए है, तनिक और से मेरा बात गाँव मेरा घर, मेरी प्राथमिकता पहले मेरा गाँव है, तो मैं अपने गाँव के विकास के लिए भी उतना ही काम करूंगा जैसा और गाँव में मेरी योजना मेरे हिसाब से चल रही है। ये हमारा वहाँ से मेन रास्ता है, वहाँ हमारी 1 एकड़ जमीन है, वहाँ मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ गाँव के बच्चों के लिए, 1 से 5 तक का, और वहाँ पर एक गाँव के नाम से गेट बनाना चाहता हूँ, ऐसा मेरी गांव के नाम से, मतलब उसमें भी कोई अपने हम व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष का कोई नाम गाँव का नहीं है। नाम अच्छी, लिखेंगे, व्यक्ति ये का भी नाम नहीं ये भी एक अच्छी पहल है कि आपने जो है स्टार्टिंग की और ये संकल्प लिया, कोई दान दे या ना दे, काम को पूरा अपने घर से करूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना संकल्प करने के बावजूद आपको ये इच्छा नहीं कि आपके पिताजी का नाम हो, हमने अब किसी का आपके नाम नहीं। दादाजी का नाम हो, आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम हो। ऐसी सोच के लोग बहुत कम मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोच के लोग और भी अधिक से अधिक हों और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और कहीं ना कहीं समाज में योगदान रखें। धन्यवाद। सर, हम कौन सी जगह खड़े हैं इस वक्त? ये नगर पंचायत जट्टारी जी क्षेत्र का रावण मैदान है, जी। इसमें ये हमारा लाला सालिग्राम सरस्वती विद्या मंदिर कौन सी कक्षा तक कक्षा है? 1 से 8 तक का है। जी ये जब मैं इसका प्रबंधक बना 5 वर्ष पूर्व, तब 1 से 5 तक का था। जी अभी इसकी उपलब्धि है, मैंने 1 से 8 तक इसको कराया है। इसका भवन निर्माण के नाम पर जो आप देखेंगे अंदर जाकर, तो इसमें केवल आगे 5 कमरे थे, इसको हमने इस साइड का पूरा निर्माण, 2 मंजिल पूरा निर्माण और पूरा इसका रिपेयर मेंटेनेंस और पार्क का ही सारा काम हमने कराया है। गेट खोला उधर से, इधर ये लगभग कितना खर्चा इसमें आ गया होगा डेवलपमेंट में? और लगभग सारी 70 लाख रुपए इसमें लगा है। इसकी व्यवस्था मतलब किस व्यवस्था प्रकार से हो पाई? लोगों से मांगी है, विधायक निधि का इसमें पैसा लगा है। जी माननीय अनूप वाल्मीकि जी हमारे मंत्री हैं वर्तमान में, वो विधायक थे इसी क्षेत्र से, उनका विधायक निधि का इसमें पैसा लगा है। और अपने जयवीर सिंह जी MLC थे उस समय, ठाकुर जयवीर सिंह जी, उनकी ओर से भी विधायक निधि का इसमें 10 लाख रुपये लगा है। और हमारे पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने भी 2 लाख रुपये इसमें दिया। और अन्य कई लोगों से हमने 2 लाख 1 लाख मांग कर सब लोगों सामाजिक रूप से इसमें लगाया। और ये जो ज़मीन थी इस विद्यालय की पूर्व में, आपके मैनेजर बनने के बाद ये सारा जो काम देख रहे हैं आप, ये राइट साइड का जब आप देखेंगे इधर को एक बार, और वो 2 मंजिल वाला जो पीछे आप एक बार देखेंगे, कैमरे से आप उधर देखेंगे पीछे को, तो वो 2 मंजिल बना है पूरा। ये सब निर्माण कार्य मेरे आने के बाद हुआ है। ये इधर का एक हिस्सा हमारा उस समय बना हुआ था, इसको फिर हमने रिनोवेट कराया सारा। और ये सब कच्चा था, यहाँ पर बच्चों के बात सामने की जाए तो स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी कितनी हुई है? स्ट्रेंथ यहाँ पर अब इस समय लगभग 150 बच्चे इसमें यहाँ पर हैं। पहले कितने थे? पहले भी 150 बच्चे थे, लेकिन यहाँ क्या है कि वही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का विषय है। यहाँ भी हम लोग जो है इसको हिंदी मीडियम और संस्कृत और संस्कार व्यवस्था पर इसको चला रहे हैं, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में भर्ती हैं। और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ जो संख्या है वो गरीब बच्चों की, लेकिन हम गरीब बात बच्चों की को जाए फीस की, तो क्या फीस शिक्षण फीस का हमारा वही 300 साढ़े 300 रुपये हम फीस केवल लेते हैं। और वो कुछ बच्चे ऐसे होते दे भी नहीं सकते, तो उनको हम लोग कहीं कहीं से कराते हैं, किसी को किताबें उपलब्ध कराते हैं, किसी को यूनिफॉर्म दिलाते हैं। ऐसे करके उस कैटर के बच्चों को हमें डेवलप करें। इससे पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हम बच्चों को बैठाने की व्यवस्था नहीं थी। अब हमने पूरे सभी कमरों में फर्नीचर की व्यवस्था की है। छोटे बच्चों के लिए हमने एक कमरा अलग से शिशु वाटिका करके खिलौने लाकर उसको तैयार किया है, और इसमें पूरा फर्नीचर लगाया है। 2 मंजिल में हमने हॉल और ऊपर कमरा बनाया है।
इस साल हमारी संख्या जो है 250 पर लगभग सोचते हैं कि हम 250 मार्च के बाद हो जाएगा। अपने नए सेशन में हम लोग 250 आचार्य व्यवस्था का विद्यालय है। और ये विद्यालय ऐसे हैं जिनमें से कोई भी लाभ हानि होगा तो विद्यालय के लिए होगा, कोई लेके नहीं जा सकता, किसी के खाते में नहीं जाता। समाज सेवा है, पूर्णतः समाज सेवा। जन शिक्षा समिति का राष्ट्रीय स्वयं संघ की विद्या भारती है, विद्या भारती की शाखा जन शिक्षा समिति है, उसका ये विद्यालय संघ का विद्यालय कुल मिला के ये सबके सहयोग से चलता है, सबके सहयोग से। और संस्थापक इसमें इसको जो सब मैनेज भी करता है। प्रॉफिट आएगा तो वो इसी में लगेगा, कोई लेके नहीं जा सकता। जी। और अभी ये जो ज़मीन है हमारी 2 बीघा ज़मीन, ये हमारे लाला सालीग्राम जी शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, उनके पुत्र उन्होंने ज़मीन दी नाम से उनके। और अभी दुर्भाग्यवश हम ये कहेंगे कि जो हमारी संस्था के अध्यक्ष थे लाला सालीग्राम जी के पुत्र श्रीमान राजकुमार गोयल जी, वो मेरे साथ अध्यक्ष थे, मैं प्रबंधक टीम में था। पिछले साल उनकी बीमारी के कारण अचानक से कम समय में मृत्यु हो गई। और उसके बाद अभी हमारा जो कार्यक्रम हुआ पिछली बार 20 जनवरी पर, तो उनके बेटे हैं सौरभ यहाँ आए थे, सुधांशु, तो उनसे हमारी बातचीत हुई यहाँ पर कार्यक्रम में जैसे आए थे। तो हमने उनसे नहीं कहा कि आपको क्या करना है, उन्होंने स्वयं प्रेरणा से कहा कि मैं अपने पिताजी के नाम से ऊपर की मंजिल पर एक हॉल बनवाना चाहता हूँ। तो हमारे कंप्यूटर हॉल नहीं, या पूरा नॉर्मल? पब्लिक हॉल कार्यक्रम के लिए एक लगभग 3 कमरे बैठेंगे, 3 कमरे के एरिया को एक करके वो बनाने का उन्होंने अपनी ओर से कहा है। जैसे ही हमारा वो मरकट का काम पूरा होगा तो वही मिस्त्री हमारा लेबर यहाँ आ जाएगा। और आप जितने भी बिल्डिंग देख रहे हैं, गुरु जी का आश्रम हुआ, इंटर कॉलेज हमारा हाई स्कूल हुआ, हमारा पंचला वाला स्कूल हुआ, उसके बाद में हमारा मरघट हुआ, शमशान, और ये हमारा विद्यालय हुआ, ये वही मिस्त्री अकेला काम करेगा। हमने कोई आर्किटेक्ट भी उपयोग नहीं किया इसमें, हमारे गांव के यादव समाज के लोग हैं, वही मिस्त्री सारे मिलकर हमारे इस काम को करते हैं। मजबूत कर लो, लाइटें दिखाता रहेगा तो कर लो। अगर जी वो कमरे की चाबी दे रहे हैं, बड़े कमरे की खिलौने वाले बच्चों वाले की देख घूम जाएगा पूरे में। आ जाओ इधर से, एक बार वो बच्चों वाले कमरे का बना लो। में है बैकअप होगा, ये हमारे टॉयलेट कितनी देर का होगा? लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था, ऐसा सामान्य रूप से अन्य स्कूलों में आपको नहीं दिखेगा। वो कमरे इधर बने हैं, पूरे के ऊपर एक हॉल बनाएंगे, इधर से फिर 5 कमरे और आगे बने, इधर नीचे 5 कमरे बने, इनके ऊपर हम 5 कमरे बड़े करके उसको ऊपर बनाएंगे। ये हमारी दूसरी मंजिल पर पूरा हॉल बना हुआ। ये नया निर्माण है ये और इसके ऊपर डबल, ये नया निर्माण है, पूर्ण रूप से नया। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है, कार्यालय, ये मेरा प्रबंधक कक्ष है यहाँ पर। ये हमारे RSS के एक विस्तार प्रचारक यहाँ रहते हैं खंड के, उनका एक आवास कमरा इसमें दिया हुआ है। ये शिशु वाटिका करके बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए जी। आप देखेंगे सामान्य रूप से गांव के विद्यालयों में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। और ये हमारे एक महेश वर्मा जी जो समिट इंडिया देखते हैं जी, उनके साथ एक मैडम है, उनका एक विद्यालय उन्होंने बनाया था। उन्होंने अपने उस विद्यालय, नोएडा में वो विद्यालय बंद हो गया। ये सामान जितना आप देख रहे हैं इतना ही पलसड़ा स्कूल के लिए और उससे थोड़ा सा दूसरे स्कूल के लिए कुछ सामान आश्रम में पहुँचाया। लगभग ये 2 लाख रुपए का सामान बहुत सराहनीय उनकी ओर से हमको ये गिफ्ट किया गया। बहुत सराहनीय। सेकेंड हैंड सामान को ले आए और हमने बच्चों की शिशु वाटिका बनाई। जी, ऐसा करके थोड़ा और हर बार कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करते ये वाला सेक्शन पुराना है। हैं। ये सेक्शन थोड़ा बाकी सारा निर्माण कार्य केवल यही था। कितने 1 2 3 6 कमरे 7 कमरे थे, ये 5 कमरे छोटे 16 बाई 20 के कमरे, 16 बाई 20 बाकी सारा निर्माण नया है। ये सब बाकी निर्माण